नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। तो दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से हम लोग वीडियो नहीं देख पा रहे होंगे, जिसका केवल एक कारण था कि स्वास्थ्य जो था मेरा वो ठीक नहीं था और जिसके कारण मैं वीडियोज़ बना नहीं पा रहा था और अपलोड नहीं हो रहे थे। तो आज सब कुछ ठीक है और आज हम लोग फिर से वहीं से शुरू करते हैं जहाँ हमने पिछली क्लास को छोड़ा था। तो हमने दोस्तों पिछली क्लास में व्यंजन के बारे में देखा था। व्यंजनों का जो वर्गीकरण था, हमने जो अपना ये सीरीज़ शुरू किया है, इसको हमने जो है संपूर्ण व्याकरण नाम दिया है। इसमें हमने सर्वप्रथम वर्णमाला शुरू किया था। तो वर्णमाला में हमने सबसे पहले भाषा के बारे में देखा, उसके बाद हमने स्वरों के बारे में देखा, फिर उसके बाद हमने यानी भाषा और स्वर, उसके बाद हमने अयोगवाह के बारे में जाना और अयोगवाह के बाद हमने जो है व्यंजनों के बारे में देखा। तो व्यंजनों के बारे में हमने 3 प्रकार से वर्गीकरण देख लिया था। सबसे पहला हमने देखा था उच्चारण स्थान के आधार पर, उसके बाद हमने देखा था श्वास की मात्रा के आधार पर और तीसरा हमने देखा था स्वर तंत्रों में कंपन के आधार पर। आज हम चौथा और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार देखने जा रहे हैं प्रयत्न के आधार पर। तो दोस्तों, हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने 3 प्रकार देख लिए थे और हमारी जो आज की क्लास है यानी आज का जो सेशन है, इसमें हम लोग चौथा प्रकार देखेंगे प्रयत्न के आधार पर। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं बिना समय खराब किए। हम सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो हमारा जो टॉपिक है वो है वर्णमाला। वर्णमाला देख रहे थे और वर्णमाला में हम देखेंगे सबसे पहले नंबर 4, जो हमारी मेन हेडिंग है वो ये है प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो हम लोग प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण देख रहे हैं। तो दोस्तों, आइए हम आगे देखते हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण जो है वो 8 भागों में किया गया है। 8 भागों में किया गया है। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो 8 भागों में किया गया है। तो ये 8 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है स्पर्श संघर्षी, तीसरा है अंतस्थ और चौथा है अर्धस्वर, पांचवा है प्रकंपित या लुंठित, छठवां है पार्श्विक, सातवां है ऊष्म और आठवां है आपका द्विगुण। तो हम आइए इनका नामकरण मतलब ऐसा श्रृंखला नहीं बनाते हैं, एक एक करके हम नाम के साथ देखते चलते हैं, जिससे हमारा थोड़ा सा समय भी बच जाएगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे स्पर्श व्यंजन। नंबर 1 जो होगा स्पर्श व्यंजन। नंबर 1 जो हमारा होने वाला है वो है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन क्या है दोस्तों? जिनके उच्चारण में मुखांग परस्पर स्पर्श करते हैं। मुखांग जो है आपस में स्पर्श करते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। दोस्तों, जो हमारे स्पर्श व्यंजन है वो 5-5 के क्रम में आते हैं, यानी 5-5 एक वर्ग में रहते हैं, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें
वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। इनकी संख्या 25 है। तो दोस्तों हमने प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण जो है शुरू किया है। नंबर 4 है ये हमारा, और जिसमें हमने ये जाना सबसे पहले कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो 8 भागों में किया गया है। इन 8 भागों में सबसे पहले हमने देखा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? वह व्यंजन जिनके उच्चारण में मुखांग पूर्णतः स्पर्श यानी परस्पर स्पर्श करते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये 5-5 के क्रम में आते हैं, और यानी का वर्ग में 5, चा वर्ग में 5, टा वर्ग में 5, ता वर्ग में 5, पा वर्ग में, सभी में 5-5 आते हैं, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। तो जो 25 है इनकी संख्या, उसको हम देखते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये आपके 5 वर्ग हो गए। इन्हीं 5 वर्गों में जो आपके व्यंजन आते हैं उन्हें ही हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। उनको आप आगे जान ही रहे क्या लिखना है इसमें। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ र ह प फ ब भ म। इन्हें हम 25 लिख लेंगे। इसमें आपके 5 आएंगे, इसमें 5 आएंगे, इसमें 5 आएंगे, और इसमें 5 आएंगे, और इसमें 5 आएंगे। तो ये आपके 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25 हो गए। ये हो गए आपके वर्गीय स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। अब हम इनके बाद नंबर 2 पर देखते हैं स्पर्श संघर्षी। नंबर 2 पर हम देखेंगे स्पर्श संघर्षी। यहाँ तक हो गया होगा, इसको मैं रब कर देता हूँ। स्पर्श संघर्षी। नंबर 2 आपका है स्पर्श संघर्षी। तो स्पर्श संघर्षी क्या है? वे वर्गीय व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वतंत्रियाँ जो हैं, यानी जो हमारी प्राणवायु वो संघर्ष करे, तो उन्हें हम स्पर्श संघर्षी कहेंगे। तो इनको हम देखते हैं, इसकी परिभाषा हम देखते हैं सबसे पहले। चा, छा, जा और झा। चा, छा, जा और झा। इनके उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है, और कंठ मार्ग जो है आपका वो संकीर्ण हो जाता है। और प्राणवायु को संघर्ष, यानी यह लिख लीजिए बाहर
खाने में संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए इन्हें स्पर्श संघर्षी कहते हैं। तो हमारे ये जो 4 वर्ण हैं, यानी ये वर्गीय भी हैं और यानी स्पर्श हैं, क्योंकि हमारे जो स्पर्श व्यंजन हैं उन्हीं में आते हैं ये। तो ये स्पर्श संघर्षी हैं। चा, छा, जा और झा जो है, इनके उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है और कंठ मार्ग संकीर्ण हो जाता है। तालु को स्पर्श करती है और कंठ मार्ग संकीर्ण हो जाता है और प्राणवायु को बाहर आने में संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इन्हें स्पर्श संघर्षी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्पर्श संघर्षी। अब हम इसके बाद नंबर 3 देखते हैं, अंतस्थ। नंबर 3 हम देखेंगे क्या, अंतस्थ। नंबर 3 आपका आएगा अंतस्थ। आइए अंतस्थ की परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, या, रा, ला और वा, ये हमारे हो गए अंतस्थ वर्ण। या, रा, लावा का उच्चारण करते समय या, रा, लावा का उच्चारण करते समय मुखांग पूर्णतः या ना के बराबर कह दिया जाए, पूर्णतः स्पर्श नहीं करते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं, इसलिए ये स्वर व व्यंजन के बीच माने जाते हैं। यानी या, रा, लावा का उच्चारण करते समय मुखान पूर्णतः स्पर्श नहीं करते हैं, इसलिए इनकी स्थिति जो है स्वर व्यंजनों के बीच मानी गई है, बीच माने जाते हैं। इसको कंप्लीट करने पहले, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों हमने नंबर 3 पर देखा अंतस्थ, यानी या, रा, ला और वा। या, रा, ला और वा जो है का उच्चारण करते समय मुखांग पूर्णतः यानी पूरी तरीके स्पर्श नहीं करते हैं, बहुत ना के बराबर मुखांग स्पर्श करते हैं, पूर्णतः स्पर्श नहीं करते हैं, इसलिए ये स्वर व व्यंजन के बीच की स्थिति मानी जाती है। इसलिए स्वर व व्यंजन के बीच की स्थिति मानी जाती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब इस पर एक भोलानाथ तिवारी जी का बड़ा प्रसिद्ध है एक विवाद भी है
उन्होंने कहा कि यह परिभाषा कम सटीक है, इसकी परिभाषा ऐसी ना होकर इसकी परिभाषा इस प्रकार से होनी चाहिए, यानी भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार कैसी होनी चाहिए कि यारा लावा का जो उच्चारण है वो अंतस्थ, इनको यानी अंतस्थ में कहा गया, अंतस्थ यानी अंदर ही स्थिर हो, स्थित हो, यानी या रा ला वा जो है इसका उच्चारण उन्होंने करके बताया कि इसका जब उच्चारण होता है तो कुछ प्राणवायु बाहर आती है, यानी बहुत ना के बराबर प्राणवायु बाहर आती है, बाकी शेष प्राणवायु अंदर ही रह जाती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ कहा गया है। और इसका उन्होंने जो उदाहरण दिया, उन्होंने सर्दी के दिनों, जैसा कि आज इस समय हमारे यहाँ सर्दी पड़ रही है, तो सर्दियों के दिनों में जब हम और आप बाहर बोलते हैं, बाहर निकल के जब धूप नहीं रहती, यानी शाम को जब बोलते हैं या सुबह, मतलब प्रकाश नहीं रहता है जहाँ, तो आप देखते होंगे जब आप बोलते हैं तो आपके मुंह के सामने सफ़ेद सफ़ेद जो है जो आपकी प्राणवायु होती है वो दिखती है, आपको प्रत्यक्ष रूप से वो दिखती है। तो उस स्थिति में उन्होंने सर्दी के दिनों में भी बोलकर इसको दिखाया, लेकिन जो व्याकरणाचार्य थे उन्होंने इस बात को बहुत महत्व नहीं दिया, तो ये संज्ञान में नहीं लिया गया। तो फिलहाल के लिए हम यही परिभाषा पढ़ते हैं, लेकिन जो दूसरी वाली है भोलानाथ तिवारी जी वाली, वो ज़्यादा सटीक इसका विवरण इसका दे रहा है, यारा लावा को अंतस्थ क्यों कहा जाता है। लेकिन अभी के लिए अंतस्थ यही है कि स्वर और व्यंजनों के बीच की स्थिति मानी जाती है, क्योंकि जब इनका उच्चारण होता है मुखांग पूर्णतः स्पर्श नहीं करते हैं एक दूसरे को, बहुत ना के बराबर स्पर्श करते हैं, यानी ना के बराबर मुखांग यानी स्पर्श नहीं करेंगे, प्राणवायु हमारी स्वतंत्र निकलेगी तब वो स्वर होंगे, और जब प्राणवायु स्पर्श करके निकलेगी यानी स्वतंत्र मुखांग परस्पर जो है स्पर्श करेंगे तब वो हमारे व्यंजन हो जाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बहुत ना के बराबर स्पर्श करती है, यानी उसको आप ये समझिए कि स्पर्श कर भी रही है नहीं भी कर रही है, तो ये बीच की स्थिति मानी गई है। तो ये हमारे हो गए अंतस्थ। अब हम इसके बाद नंबर 4 पर देखते हैं अर्धस्वर। नंबर 4 अर्धस्वर। या और वा जो है हमारा, इसे हम अर्धस्वर कहते हैं। और क्यों कहते हैं? या और वा का उच्चारण करते समय या और वा का उच्चारण करते समय मुखांग जो है, थोड़ी सी परिभाषा में हम लोग बदलाव करेंगे। जो इसके पहले हमने अंतस्थ देखा था, अंतस्थ में हमने ये लिखा है कि मुखांग पूर्णतया एक दूसरे को स्पर्श नहीं, यानी मुखांग परस्पर स्पर्श नहीं करते हैं, यानी ना के बराबर, वो ये नहीं होगा। वहाँ पर इसको थोड़ा सा हम बदलाव करेंगे, मुखांग बहुत कम स्पर्श करते हैं आपस में। यहाँ होगा अर्धस्वर में ये चीज़ होगी कि या और वा का उच्चारण करते समय मुखांग पूर्णतया, हालांकि वो गलत नहीं है क्योंकि उसमें भी ये चीज़ें हैं, पूर्णतया यानी ना के बराबर स्पर्श नहीं करती है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। जो हमने इससे पहले वाली परिभाषा लिखी थी उसमें हमें बस यही ना के बराबर नहीं लिखना है, यही ना के बराबर अगर हम काट देंगे तो वो परिभाषा हमारी सही हो जाएगी।
लेकिन वो गलत नहीं है, इसलिए नहीं गलत है क्योंकि या और वह वहाँ भी तो शामिल हैं। तो यहाँ पर अर्धस्वर जो है हमारा, या और वा का उच्चारण करते समय मुखांक पूर्णतया यानी ना के बराबर, बहुत या वा, या और वा बोलकर देखेंगे तो बहुत ही कम हमारे मुखांक जो है स्पर्श करते हैं एक दूसरे को, इसलिए इन्हें हम अर्धस्वर कहते हैं। तो अर्धस्वर हमारे कितने हो गए? अर्धस्वर हमारे 2 होते हैं, या और वा। अब हम अर्धस्वर के बाद आगे देखेंगे प्रकंपित या लुंठित, नंबर 5 पर। नंबर 5 हम क्या लिखेंगे? प्रकंपित या लुंठित। प्रकंपित यानी प्रकंप यानी कंपन हो, परस्पर कंपन हो। लुंठित यानी लुंठा यानी मोड़, इसका मतलब होता है मोड़। तो ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में हमारी जिह्वा में प्रकंपन यानी बहुत जोर का कंपन हो, या उसके उच्चारण में हमारी जिह्वा में मोड़ आ जाए, यानी जिह्वा हमारी मुड़ जाए, अपने स्थान पर ही जिह्वा मुड़ जाए, यानी वो मतलब मुड़कर झनक उठे बड़ी तेजी से, उसे हम प्रकंपित या लुंठित कहेंगे। तो ऐसा कौन सा वर्ण है? ऐसा वर्ण हमारा क्या है? रा है। हम जब रा का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा में कंपन भी होता है और हमारी जिह्वा में मोड़ भी आता है, इसलिए हम इसे प्रकंपित या लुंठित कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसकी परिभाषा देखते हैं। रा का उच्चारण करते समय जिह्वा में कंपन के कारण इसे हम प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। उच्चारण के समय जिह्वा में लुंठा या मोड़ पड़ने के कारण इसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। तो प्रकंपित या लुंठित जो हमारा रा है, इसको हम देखते हैं। रा का उच्चारण करते समय जिह्वा कंपन के कारण, जिह्वा में कंपन के कारण इसे हम प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। और उच्चारण के समय जिह्वा में लुंठा या मोड़ पड़ने के कारण, लुंठा मतलब मोड़ ही होता है। रा जब आप बोलेंगे तो आपकी जिह्वा एक ही स्थान पर मुड़ती है, कई बार मतलब तोड़ मरोड़ कर जो है ये ध्वनि निकलती है, पढ़ने के कारण इसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। नंबर 5 हो गया। अब हम नंबर 6 देखेंगे, पार्श्विक। यहाँ तक हो गया होगा, आगे देखते हैं।
नंबर 6, पार्श्विक। तो पार्श्विक का हम पहले इसको तोड़कर देखते हैं। पार्श्वधन एक पार्श्वी बगल में या बगल से, बगल से, यानी कोई ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण के समय कोई ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण के समय जो हमारी प्राणवायु है वो जिह्वा के ऊपर से न जाकर, जिह्वा के ऊपर से न जाकर दोनों बगल से जाए, यानी ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में हमारी प्राणवायु जो है यानी हमारी श्वास जो है वो जिह्वा के ऊपर से ना निकले। अब तक जितने वर्णों का हमने उच्चारण किया उसमें जिह्वा के ऊपर से ही हमारी प्राणवायु जा रही थी, लेकिन अब कोई ऐसा वर्ण रहेगा जिसके उच्चारण में हमारी जो प्राणवायु है वो जिह्वा के ऊपर से ना जाकर दोनों बगल से निकलेगी, उसे हम पार्श्विक कहेंगे। पार्श्विक यानी बगल से निकलेगी। तो ऐसा वर्ण कौन सा है हमारे पास? ऐसा वर्ण हमारे पास ला है। ला का उच्चारण करते समय ला का उच्चारण करते समय हमारी प्राणवायु जिह्वा के ऊपर से नहीं किंतु दोनों बगल से निकलती है, इसलिए इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो पार्श्विक व्यंजन हमारे पास कौन सा है? ला है। ला का उच्चारण करते समय हमारी प्राणवायु जिह्वा के ऊपर से नहीं किंतु दोनों बगल से निकलती है, इसलिए इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अब इसके बाद हमारे पास दो और बचे हैं, वो दोनों कौन कौन से हैं? एक है ऊष्म और दूसरा है द्विगुण। तो दोस्तों स्वास्थ्य मेरा बहुत ठीक नहीं है अभी, इसके कारण हम आज क्लास अपनी यहीं पर स्थगित करेंगे। और जैसा कि इसके आगे हमारे पास 6 हमारे पास हो ही गए प्रयत्न के आधार पर, और जो 2 बच रहे हैं उसमें एक है आपका ऊष्म, यानी ऊष्म कौन कौन से? तीनों सा और हा। इनका जब उच्चारण करते हैं तीनों सा और हा का, तो हमारी जो प्राणवायु है, क्योंकि जब तीनों सा का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा जो है यानी हमारा जो कंठ है वो संकीर्ण हो जाता है, जिसके कारण जो प्राणवायु निकलती है बहुत ही संघर्ष के साथ निकलती है। तो कभी भी तीनों सा और हा को बोलकर देखेंगे तो जो हमारी प्राणवायु होती है वो गर्म महसूस होगी हमें। तो हम ऐसे सामने हाथ लगा के बोलेंगे शा, शा और हा, तो हमारी जो प्राणवायु है अन्य वर्णों की अपेक्षा जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी प्राणवायु हमको गर्म महसूस होगी, इसके कारण इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब इसके बाद नंबर 8 जो है वो हमारा द्विगुण है। द्विगुण या फिर उच्छिष्ट या फिर ताड़नजात या फिर विकसित, इसके 4 नाम हैं। तो इसे द्विगुण क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 2 गुण वाले होते हैं, यानी एक नुक्ता रहित होता है, एक नुक्ता सहित होता है। नुक्ता रहित और नुक्ता सहित, यानी द्विगुण से इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये
इस तरीके से लिखा जाता है डा और ढा, इसलिए इसको द्विगुण कहा जाता है। उच्छिष्ट क्यों कहा जाता है? अब उच्छिष्ट का मतलब क्या हो गया? उत धन क्षिप्त। उत यानी ऊपर जाकर तुरंत, क्षिप्त यानी नीचे गिरना, ऊपर जाकर तुरंत नीचे गिरना। यानी जब हम डा और ढा का उच्चारण करते हैं, डा ढा, तो हमारी जिह्वा बहुत तेजी से ऊपर जाती है और उतनी ही तेजी से नीचे भी आती है, इसलिए इन्हें उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। तो इन्हें द्विगुण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो गुण वाले होते हैं, नुक्ता रहित और नुक्ता सहित। उच्छिष्ट क्यों कहते हैं? कि जिह्वा हमारी ऊपर जाकर तुरंत नीचे गिरती है, इसलिए इन्हें हम द्विगुण कहते हैं। इसके बाद इन्हें हम ताड़नजात क्यों कहते हैं? इनका जब हम उच्चारण करते हैं डा और ढा, यानी जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमें बहुत ध्यान से जब सुनेंगे तो वीणा के तार जो होते हैं उनसे जो ध्वनि निकलती है टाइट करने के बाद, उस तरीके की ध्वनि इनसे मिलती है, इसलिए इन्हें हम ताड़नजात कहते हैं। और इन्हें हम विकसित क्यों कहते हैं? विकसित इन्हें हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो है इनसे विकास हुआ है, इनसे इनका विकास हुआ है, इसलिए इन्हें हम विकसित कहते हैं। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है वो 6 प्रकार यानी पार्श्विक तक ही रहेगी। कल की क्लास में हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे और कल की क्लास में हम ऊष्म देखेंगे और हम द्विगुण देखेंगे। तो जैसा कि उन दोनों के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता ही दिया है, और यहाँ तक क्लास आप अच्छे से देखिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा, और क्लास अच्छी लगेगी तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे की क्लासों के लिए, और अपने और दोस्तों के लिए जो भी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे होंगे उन तक आप इसको शेयर कीजिएगा जिससे उनको लाभ हो सके इससे। और जो आज क्लास पहली बार देखेंगे वे पीछे की क्लासों को पूरी तरीके से पूरी तल्लीनता से देखेंगे, एक भी चीज़ इसके बाहर नहीं जाएगा कहीं भी। और जैसा कि एक एक चीज़ें आपको क्रमवार तरीके से बताई जा रही हैं, और कल संभवतः हमारा जो व्यंजन टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, और परसों का जो दिन रहेगा उसमें हम लोग व्यंजनों के बारे में कुछ विशेष तथ्य और कुछ 2-4-6 प्रश्न आपको देंगे जिससे आपसे ये पता लग सके कि आप जो है आपकी तैयारी किस लेवल पर है और आपने किस तरीके से इसको तैयार किया हुआ है। और उसके बाद हम अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा इसी से जुड़ा है, क्योंकि हमने वर्णमाला पढ़ी है, तो वर्णमाला से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं एक दूसरे से जो जुड़े हुए हैं, चेन एक मतलब चेन की तरह जो टॉपिक्स चलते हैं, हम सबसे पहले उन्हीं को निपटाएंगे, उसके बाद हम अन्य जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको देखेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे और अपना प्यार दुलार हमको देंगे, और चैनल पर जो भी आपका सुझाव रहेगा, जो भी आपके महत्वपूर्ण, आपके सभी सुझाव महत्वपूर्ण ही हैं, उनको आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा, हम उसको संशोधित जरूर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। नमस्कार।